नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें जनवरी से लेकर जून जो 2022 तक का जो हमारा कंटेंट था वो कंप्लीट हो चुका। अब जो थर्ड मैगजीन है जिसमें हम जुलाई से लेकर अगस्त, और फोर्थ मैगजीन है जो कि अगस्त का कुछ पार्ट और सितंबर शामिल है, उन दोनों को एक साथ हम कंबाइंड रूप से पढ़ रहे थे। जिसमें जो दोनों को मिला के पहला चैप्टर था जिसमें क्या था, योजनाएं, नीतियाँ, अभियान, कार्यक्रम, दोनों बुकलेट के यानी कि थर्ड एंड फोर्थ के। तो ये कल समाप्त हुआ। आज जो थर्ड बुकलेट का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है रिपोर्ट, मुद्दे, चर्चित स्थान और साथ ही कोई घटनाएं, तो दूसरा चैप्टर आज हम इसका शुरू करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जुलाई 2022 में जारी किए गए भारत नवाचार सूचकांक 2021 के अंतर्गत बड़े राज्य की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो अगर यहाँ बड़े राज्य यानी कि मेजर स्टेट लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसमें और भी श्रेणियाँ शामिल हैं। कौन कौन सी हैं? ये बड़े राज्य, मेजर स्टेट। दूसरी श्रेणी है नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व राज्य एंड हिल स्टेट, पहाड़ी राज्य और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य। और तीसरी जो श्रेणी है वो है यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और उनके साथ सिटी स्टेट यानी कि शहरी राज्य। ये तीन कैटेगरी बनाई गई। तो जो मेजर स्टेट की कैटेगरी थी उसमें पहला स्थान यानी कि बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसको मिला था? कर्नाटक को। राजस्थान को इसमें मिला कौन सा? 12वां स्थान। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है फॉरेस्टर वाले एग्जाम में। राजस्थान को मिला 12वां स्थान। और बड़े राज्यों की कैटेगरी में जो अंतिम स्थान था यानी कि 17वां, वो किसको मिला? छत्तीसगढ़ को। ये तो हुई कौन सी कैटेगरी? मेजर स्टेट वाली। अब दूसरी कैटेगरी क्या है? नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेशन। तो इसमें जो पहला स्थान किसको मिला वो था मणिपुर। दूसरा स्थान अगली जो कैटेगरी है यूनियन टेरिटरी एंड सिटी स्टेट, इसमें पहला स्थान किसको मिला? ये है चंडीगढ़। क्लियर? तीनों कैटेगरी में पहला स्थान किस किस को मिला वो मैंने लिख दिया। राजस्थान को कौन सा मिला? 12वां। और बाकी की ये जो रैंक बची हुई हैं वो भी राजस्थान को अलग अलग जो सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किए गए उन सब में मिला। जैसा कि ये मैं पहले बता चुका हूँ कि 11वां स्थान राजस्थान को EPI यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी कि निर्यात तैयारी सूचकांक में मिला। 17वां स्थान किस में मिला? ये SECI यानी कि स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स यानी कि राज्य ऊर्जा व जलवायु सूचकांक, उसमें मिला। और 16वां स्थान नीति आयोग द्वारा कौन सा इंडेक्स? हेल्थ इंडेक्स यानी कि स्वास्थ्य सूचकांक में राजस्थान को मिला। ये बातें मैं पुरानी क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। नीति आयोग द्वारा जारी इंडेक्स हैं, उन्हीं में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला अलग अलग इंडेक्स में, वो सारी बातें हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF 2022 में राजस्थान के 4 शिक्षण संस्थान टॉप 100 की सूची में शामिल हुए। तो इनमें से सर्वश्रेष्ठ रैंक किसे प्राप्त हुई? तो ये जो चारों हैं, चारों की मैं रैंक लिख देता हूँ। टॉप 100 में जो चारों अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं उनकी रैंक क्या थी? तो एम्स की रैंक थी 86, वनस्थली 87, MNIT 91 और बिट्स पिलानी 32। तो उत्तर क्या होगा इसका? ये इनकी रैंक है। टॉप 100 में राजस्थान के चारों जो कॉलेज या जो यूनिवर्सिटी हैं इनकी क्या क्या रैंक्स थी? ये रैंक्स थी। तो इनमें सबसे बेहतर प्रदर्शन किसका था? बिट्स पिलानी। और ये केवल यही 4 इंस्टीट्यूट हैं जिनको NIRF 2022 के टॉप 100 की सूची में शामिल किया गया। क्लियर? स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें एक। पहला जो क्वेश्चन था इसमें एक चीज़ और लिख लें, इसमें राजस्थान को 12वां स्थान तो मिला, लेकिन स्कोर क्या था राजस्थान का? तो स्कोर था 12.88 इस नवाचार इंडेक्स में। क्योंकि क्रम तो पूछा जा चुका है, क्या पता स्कोर किसी एग्जाम में पूछा जाए। अगला क्वेश्चन, ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन द्वारा जुलाई 2022 में जारी किए गए एक सर्वे के अनुसार दुनिया के टॉप 10 शहरों में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया? पहले तो कौन सी एजेंसी है और कौन सा सर्वे है? एजेंसी का नाम है ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन, और इसने जुलाई 2022 में एक सर्वे जारी किया और दुनिया की जो 10 सबसे अच्छे शहर हैं उनकी सूची जारी की। इसमें भारत के केवल 2 ही शहर थे, और दोनों कहाँ से हैं? दोनों शहर ही
दोनों राजस्थान से, तो दोनों राजस्थान वाला एक ही ऑप्शन है इसमें और वो है जयपुर व उदयपुर। इसलिए अगर आपको क्वेश्चन की कोई बात भी याद रहती है, किसी की भी कही हुई, किसी भी टीचर की कही हुई, मान लो किसी ने अगर यही बात दिमाग में रह गई कि दोनों शहरी राजस्थान से हैं, तो हो सकता है एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों शहर राजस्थान के, वही इसका आंसर है। जिसमें जयपुर को जो रैंक मिली इसमें, तो जयपुर था 8वें नंबर पर, जयपुर 8th पोजीशन पर था, और उदयपुर जो था ये था 10th यानी कि 10वें नंबर पर। जयपुर का जो स्कोर था वो था 90.67 और उदयपुर का था 90.22। केवल ये दो शहर शामिल थे किसमें, दुनिया के टॉप 10 में। बढ़े आगे, एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। और इसमें पहले नंबर पर दुनिया का कौन सा था, वो था ओसाका। ओसाका दुनिया का सबसे अच्छा शहर माना गया है इस मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार। ये कहाँ है, मैक्सिको। मैक्सिको का शहर ओसाका, उसको फर्स्ट रैंक हासिल हुई। अब चलें आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये है, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत सर्वाधिक परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा जिला देश भर में दूसरे स्थान पर रहा। तो नरेगा योजना के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार किसको उपलब्ध कराया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है कि नरेगा योजना, महात्मा गांधी नरेगा योजना में, तो चूंकि नरेगा योजना के तहत 100 दिन का जो रोजगार की गारंटी दी जाती है, इस बार बजट में राजस्थान सरकार ने 25 दिन अपनी तरफ से और बढ़ा दी है, जिसको मैं नाम दिया गया मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना। अब इस योजना के तहत ये पूछा गया है 2021-22 के लिए, तो 2021-22 में तो 25 दिन एक्स्ट्रा थे नहीं। ये घोषणा की गई कब, ये घोषणा की गई थी बजट 2022-23 में, 22-23 में। तो क्वेश्चन के हिसाब से 100 दिन की ही अवधि थी तब। तो अलग अलग जो राजस्थान के शहर हैं उन्होंने अलग अलग दिन का रोजगार, अलग अलग दिन नहीं, अलग अलग संख्या में परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया। तो सबसे ज़्यादा जो संख्या में रोजगार उपलब्ध करवाने वाला इनमें से जिला है वो है बाड़मेर, और ये पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा। इसने कुल कितने लोगों को या कितने परिवारों को 1,21,161 परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया। तो बाड़मेर रहा पूरे भारत में कौन से स्थान पर, दूसरे पर, और नागौर रहा पूरे भारत में तीसरे स्थान पर। नागौर ने कितने परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया, 1,14,295 इतने परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया। तो राजस्थान के तो केवल दो ही हैं, सेकंड पर है बाड़मेर और नागौर है थर्ड पर, लेकिन फर्स्ट कौन रहा, तो उड़ीसा का जिला गंजाम। कहाँ है, उड़ीसा। ये रहा भारत में पहले स्थान पर नरेगा योजना के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला जिला। क्लियर। बढ़ें आगे अगले प्रश्न की तरफ, एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में उभरते राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। कौन सी योजना में, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना। पहले मैं इसका उत्तर बता देता हूँ, फिर मैं योजना बताऊंगा तोड़ तोड़ के कि क्या है शब्द का मतलब। इसका स्थान मिला दूसरा। अब आप योजना के नाम को समझें, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कृषि अवसंरचना। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आप समझते हैं, जो बेसिक आधारभूत सुविधाएं हैं वैसी चीज़ें डेवलप करना, और उसके लिए केंद्र सरकार क्या देती है, एक फंड। यही योजना है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना। यानी कि कृषि में नए नए तरह के नवाचार प्रयोग करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक फंड बनाया गया जिसको नाम दिया गया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना। तो इस फंड योजना में जो दिए जाने वाला ब्याज है उस पर 3% ब्याज अनुदान केंद्र सरकार प्रदान करती है। कब, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं कृषि के क्षेत्र में किसान। और ऐसे जो पूरे राज्य हैं भारत के, उनमें राजस्थान इस नवाचार में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाले स्टेट्स में कौन से स्थान पर रहा, तो दूसरे स्थान पर। क्लियर। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI द्वारा जनवरी से जून
2022 के लिए जारी कस्टमर सेटिस्फैक्शन यानी कि ग्राहक संतुष्टि सर्वे रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से शहर के एयरपोर्ट ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया। अब ये देश भर में पहला स्थान है, इसलिए ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर या उदयपुर, दो जो ऐसे एयरपोर्ट थे जिन्होंने पहला स्थान हासिल किया संयुक्त रूप से, जिसमें से एक तो था उदयपुर, उत्तर इसका यही है उदयपुर। उदयपुर का कौन सा, तो महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय। एक बार मैंने आपसे पूछा था अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखते हैं, तो ये सही है, इंटरनेशनल को ऐसे ही लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय। महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, एक तो ये, साथ ही संयुक्त रूप से एक और था जो कहाँ से है, रांची से, और उसका नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, ये कहाँ से है, कहाँ का एयरपोर्ट है, मतलब रांची का। इन दोनों को संयुक्त रूप से फर्स्ट रैंक मिली। तो कौन सा है, उदयपुर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ये जो सर्वे जारी किया जनवरी से जून 2022। इसका मतलब क्या हुआ, ये वर्ष में 2 बार सर्वे जारी करता है। ये 6 महीने का देख ही रहे हो आप, जनवरी से जून। क्लियर, आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान महिला निधि संस्थान की स्थापना हेतु राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और ये पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, और ये एग्जाम से पहले भी मैंने कई बार डिस्कस किया था जब हम सुजस वाली क्लास में पढ़ रहे थे इसको, और अब भी मैंने कई बार आपको बताया कि अगर किसी राज्य के साथ कोई समझौता है राजस्थान का तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार के साथ राजस्थान सरकार के किस संगठन ने, तो राजीविका यानी कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, और साथ ही तेलंगाना सरकार का संगठन कौन सा है, उसका है स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फंड नाम से। तेलंगाना का स्त्री निधि, राजस्थान का राजीविका, इन दोनों ने आपस में समझौता किया और एक फंड की स्थापना की जिसका उद्देश्य क्या है, महिला स्वयं सहायता समूह को आसान ऋण, किनको, महिला उद्यमी या महिला स्वयं सहायता समूह जो है उनको। आसान ऋण से मतलब क्या हुआ कि बहुत जल्दी ऋण दे दिया जाएगा, यानी कि 48 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर ऋण दे दिया जाएगा। कब, अगर ऋण सीमा कितनी है, 40,000 तक उनको कर्जा चाहिए कोई उद्योग स्थापित करने के लिए, और अगर ज़्यादा है तो 15 दिन के अंदर दे दिया जाएगा ऋण। कब, यदि जो ऋण की सीमा कितनी है, 40,000 से ज़्यादा है और 3 लाख तक है। क्लियर बात। ये योजना मैंने सुजस वाली क्लास में बहुत डिटेल में बताई हुई है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो खास चीज़ है वो यही है कि तेलंगाना सरकार के साथ समझौता किया गया राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा, जिसमें महिला उद्यमियों को आसान शर्तों पर ऋण देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और अगर 40,000 तक का ऋण है तो 48 घंटे में, 3 लाख तक का ऋण है तो 15 दिन में दे दिया जाता है इस क्रेडिट कोऑपरेटिव, महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फंड द्वारा। एक स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झालावाड़ जिले के एक महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा मधुमक्खी पालन करके शहद उत्पादन शुरू किया गया तथा मधुसखी झालावाड़ी शहद, ये नाम याद रखें, मधुसखी झालावाड़ी शहद ब्रांड का शुभारंभ किया गया। इस स्वयं सहायता समूह को सरकार के किस संस्थान द्वारा सहायता प्राप्त है, तो किस संस्थान द्वारा, राजफेड, राजसिको, रूड़ा या राजीव का। चारों संस्थान आपको पता होने चाहिए ये क्या क्या हैं। तो कौन से संस्थान द्वारा, राजीविका। तो राजीविका यहाँ दोबारा आ गया, अभी पिछले क्वेश्चन में भी था। राजीविका के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। राजीविका की फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। राजस्थान ग्रामीण विकास परिषद, ठीक है, इसको शॉर्ट में कहते हैं राजीव का। स्थापना कब हुई इसकी,
स्थापना हुई अक्टूबर 2010 में। और जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है 1958, उसके द्वारा ये अब पंजीकृत सोसाइटी है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष कौन? मुख्यमंत्री। और इसका प्रशासनिक नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? कौन से विभाग द्वारा? तो ये किया जाता है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। तो इसी विभाग के जो मंत्री होते हैं वे इस परिषद के, यानी कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, वो इसके होते हैं उपाध्यक्ष। आजीविका के बारे में 4-5 खास चीजें समझ ली। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद स्थापना अक्टूबर 2010 में हुई। अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। और राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग के जो मंत्री हैं वो इसके उपाध्यक्ष होंगे। और अभी अभी जो मधुमक्खी झालावाड़ी शहद ब्रांड का शुभारंभ किया गया वो राजीविका के सहयोग द्वारा किया गया। मुख्य उद्देश्य क्या है इस संस्थान का? राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर उत्पन्न करना, और उसमें भी खासकर ये महिला स्वयं सहायता समूह के लिए या महिला उद्यमियों के लिए। हाई स्पीड ट्रेनों के लिए भारत का पहला डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक निम्नलिखित में से कौन से स्थान में, कौन से जिले में बनाया जा रहा है? नागौर, जयपुर, कोटा और उदयपुर। क्वेश्चन ठीक से समझें। हाई स्पीड ट्रेनों के लिए और डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक। टेस्ट ट्रैक मतलब अभी टेस्ट करने के लिए एक ट्रैक बनाया जा रहा है। ये बनाया जा रहा है नागौर में। नागौर के कहाँ? नावा। ये 45 किलोमीटर लंबा एक ट्रैक है। टेस्टिंग के लिए अभी बनाया जा रहा है। कब तक तैयार हो जाएगा? तो 2024 तक संभावना है कि तैयार हो जाएगा, यानी कि इसका जो टाइमलाइन अभी रखा गया है वो 2024 तक है। और ये जो ट्रैक होगा इसके जो सभी स्टेशन होंगे बीच में वो कैसे होंगे? वो सौर एनर्जी से चलेंगे या सौर ऊर्जा से, यानी कि सोलर एनर्जी द्वारा इसके सारे स्टेशन संचालित होंगे। यानी कि कैसे स्टेशन हो गए सभी? इन्हीं को कहा जाता है ग्रीन स्टेशन, यानी कि जो नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से चले उनको ग्रीन स्टेशन वगैरह हम कहते हैं, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण जिनसे ना हो। सभी स्टेशन सोलर एनर्जी द्वारा संचालित होंगे। कहाँ बन रहा है? नागौर के नावा में 45 किलोमीटर लंबा ट्रैक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर के फॉरेंसिक साइंस संस्थान की स्थापना हेतु 15 एकड़ भूमि आवंटित की गई। यह संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? भरतपुर, नागौर, जोधपुर या जयपुर? कौन सा संस्थान है? फॉरेंसिक साइंस संस्थान। इसकी स्थापना की जाएगी जोधपुर में। यह संस्थान दरअसल 2 संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। तो एक तो जोधपुर में जो पहले से है क्या? सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, वहीं ये स्थापित किया जाएगा। तो एक तो ये इसके द्वारा संचालित होगा। दूसरा नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जो कहाँ की है? गुजरात की। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यानी कि NFSU गुजरात में जो है, इन दोनों के द्वारा ये संयुक्त रूप से संचालित होगा। संयुक्त संचालन। और स्थापना कहाँ है? जोधपुर के सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय में। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। यह है सितंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा श्री तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स की नींव रखी गई। इस कॉम्प्लेक्स का संचालन तथा रखरखाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन 1 पर्यटन विभाग राजस्थान, कला व संस्कृति विभाग, जिला प्रशासन जैसलमेर या BSF? इसका उत्तर है BSF। ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है बॉर्डर टूरिज्म। बॉर्डर टूरिज्म क्या है कि बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगते हुए जो क्षेत्र हैं
वहाँ पर्यटन को कैसे किया जाए, पर्यटन का विकास कैसे किया जाए। पाकिस्तान बॉर्डर से लगते हुए क्षेत्र हैं या कुछ चाइना बॉर्डर से लगते हुए क्षेत्र हैं, इसके विकास के लिए वहाँ जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको विकसित किया जाता है किया जा सकता है ताकि वहाँ पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, इसके लिए BSF द्वारा उनका रखरखाव किया जाएगा, संचालन किया जाएगा। और इसको फंडिंग किससे मिलेगी, तो वो मिलेगी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय। मतलब बजट तो देगा केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और इसका संचालन रखरखाव करेगा सीमा सुरक्षा बल। तो इसमें केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय है नहीं, अगर ऑप्शन में होता तो ये क्वेश्चन डाउटफुल हो जाता, फिर इसको ध्यान से पढ़ना पड़ता कि बजट वाली बात पूछी है या फिर रखरखाव की बात पूछी है। वैसे तो अगर इसमें होता ऑप्शन में तब भी इसका आंसर सीमा सुरक्षा बल ही होता, क्योंकि इसका संचालन और रखरखाव किसके द्वारा होगा, BSF के द्वारा। लेकिन फंडिंग, इस योजना को फंडिंग किसके द्वारा दी जा रही है, बॉर्डर टूरिज्म योजना को, तो ये है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राजस्थान के 1 करोड़ स्कूली विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति गीतों का सामूहिक गायन करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इस कार्यक्रम का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस गीत के साथ हुआ। जैसा कि आपको पता होगा, इस बार 15 अगस्त से पहले 3-4 दिन पहले ही समारोह शुरू हुआ और 12 अगस्त 2022 को एक दिन तय किया गया जिस दिन सुबह 10 बजे राजस्थान के सभी निजी और सरकारी यानी कि राजकीय विद्यालय के जो छात्र छात्रा हैं, इनमें भी खासकर कक्षा 9 से 12वीं के, इन्होंने सुबह 10 बजे 6 गानों का सामूहिक गायन शुरू किया। उन 6 में से 4 तो यहाँ हैं, बाकी के 2 कौन कौन से हैं, एक है हम होंगे कामयाब और एक आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, झांकी हिंदुस्तान की। तो आप आगे समझ जाएंगे, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, और एक है हम होंगे कामयाब। तो ये वो 6 गाने थे जिनको गाया गया 12 अगस्त को। कार्यक्रम की शुरुआत जो मुख्यमंत्री द्वारा की गई वो कहाँ, SMS स्टेडियम जयपुर। तो राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम था वो कहाँ था, SMS स्टेडियम में। बाकी पूरे राज्य के सभी जो स्कूल थे, प्राइवेट हों चाहे सरकारी हों, सभी में सुबह 10 बजे 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों ने एक साथ ये 6 गाने गाए। शुरुआत किससे हुई प्रोग्राम की, शुरुआत हुई वंदे मातरम के साथ और समापन हुआ जनगण मन के साथ। वंदे मातरम से शुरुआत, फिर था झंडा ऊंचा रहे हमारा, फिर था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिर आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, फिर था हम होंगे कामयाब, और लास्ट में था जन गण मन अधिनायक जय है जो हमारा राष्ट्रगान है और वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस ने अपने आधारभूत विकास और संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रूप में विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से किस संस्थान के सहयोग के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया है। ये पूछा है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस। इसने किस काम के लिए, अपने आधारभूत विकास के लिए यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रूप में विकसित करने हेतु कौन से संस्थान के साथ, तो इसका उत्तर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों कहीं ना कहीं हमने पढ़े हैं। L&T संस्था, वेदांता समूह, कार्वर्स इंडिया या टाटा इंस्टीट्यूट्स ऑफ सोशल साइंस। इसका उत्तर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। L&T का सहयोग हमने किस में पढ़ा था, नागौर जिले में अभियान प्रकाश। वेदांता समूह हमने किस में पढ़ा था, नंदघर आंगनवाड़ी कार्यक्रम। कार्वर्स इंडिया तो हमने कल ही पढ़ा है, जिसमें कौन सा है, मेरा पेड़, बांस से निर्मित पेड़, जिसको राज्य सरकार अब उड़ान योजना में शामिल करने में विचार कर रही है। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इसका उत्तर है। राजस्थान के पहले सुव्यवस्थित मोटर मार्केट का लोकार्पण निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर किया गया, तो इसका उत्तर है क्या, कोटा। यहाँ एक मार्केट बनाया गया है कोटा का, कौन सा, एरोड्रम जो सर्किल है उसके पास, ये एक पहला व्यवस्थित मोटर मार्केट जिसका लोकार्पण किया गया। स्वायत्त शासन मंत्री जो कौन है, श्री शांति धारीवाल, वो कोटा से ही आते हैं, तो उनके द्वारा कोटा में इसका शुभारंभ किया गया। अगला है, हाल ही में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के दूसरे संस्करण का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया।
ये क्या है? राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट। संस्करण कौन सा है? दूसरा। आयोजन कब हुआ इसका? तो अभी आयोजन हुआ है इसका जुलाई 2022 में। कौन से विभाग द्वारा? तो पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान यानी कि FSTR, तो इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया, यानी कि B एंड C दोनों सही है। यहाँ समाप्त होते हैं आज के क्वेश्चन। लेकिन कल की क्लास में एक स्टूडेंट ने पूछा है कि जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है उसमें पहले आपने यानी कि मैंने ये बताया है कि पहले बताया था 14 स्थान है, अब आपने बताया कि 15 स्थान है। हो सकता है ऐसा हुआ हो, क्योंकि मैंने जिस सेंस में बताया मैंने कहा कि जो भारत के हैं वो 14 हैं और एक स्थान जो है भारत के बाहर का है। लेकिन आपका कन्फ्यूजन समाप्त करने के लिए पूरी योजना को आज हम वापस देख लेते हैं। तो सुजस वाली वीडियो में तो पढ़ी है ही हमने, आज वहीं से मैंने कॉपी करके वो स्लाइड इसी में ऐड कर दी है जिससे आप देख पाएँ वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। इसको आज हम एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे कौन से स्थान है, कितने स्थान है। क्योंकि इसी योजना पे पहले एक और स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि जो इसकी उम्र है सहायक की, वो आप कह रहे हो कि 60 है, जबकि किसी ने कहा कि 65 से बढ़ा के 70 कर दी है। तो वो क्या झोल झाल है, कोई टेंशन ना रहे, आपको कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए सारी डिटेल में देख लेते हैं। ये सब चीज़ें मैं सुजस वाली क्लास में पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि अगर आप वो क्लास भी ना देखें तो उसकी जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर वो एक बार देख लें ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना कौन से विभाग द्वारा? देवस्थान विभाग द्वारा। योजना कब प्रारंभ हुई? वर्ष 2013 में रेल यात्रा से, वर्ष 2016 में रेल एवं हवाई यात्रा दोनों से। अनुदान राशि कौन देता है इसका? तो विभाग द्वारा यानी कि देवस्थान विभाग द्वारा यात्रा का आयोजन तथा निर्धारित यात्रा का व्यय जो है वहन किया जाता है। उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन काल में एक बार, ये इंपॉर्टेंट बात है, देश या देश के बाहर स्थित विभिन्न निर्दिष्ट यानी कि कुछ खास तीर्थ स्थानों में से किसी एक की यात्रा, ये खास पॉइंट है इनके, किसी एक की यात्रा सुलभ कराने हेतु राज्य की सुविधा व सहायता प्रदान करना। हर वर्ष कितने लाभार्थी जाएंगे? तो रेल मार्ग द्वारा 18,000, वायुयान मार्ग द्वारा 2,000। पात्रता क्या है? तो व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो ये वो खास बात है जिसमें एक ने मुझसे कहा था कमेंट करके कि आपने 60 बताया जबकि ये 65 से 70 हो गई है। तो 65 से बढ़ाकर जो 70 हुई है वो सहायक ले जाने के लिए हुई है, आवेदन के लिए अभी भी 60 वर्ष ही है। आयकर दाता नहीं होना चाहिए व्यक्ति और आवेदक द्वारा पूर्व में इस योजना का लाभ ना उठाया गया हो। जीवन साथी या सहायक को साथ ले जाने की अनुमति है। सहायक को ले जाने की सुविधा तभी प्राप्त होगी जब आवेदक की आयु 70 वर्ष से अधिक है। ये बात ध्यान रखें क्योंकि यही पहले 65 थी, अब जिसको बढ़ाकर संशोधित करके 70 वर्ष कर दिया गया है। आवेदक के जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम होने पर भी आवेदक के साथ यात्रा कर सकेगा। तो ये बात भी खास है। अगर जीवन साथी की आयु मान लेते हैं 58, 59, 55 ऐसी कुछ है, लेकिन जो आवेदन कर रहा है दोनों में से मतलब कपल में से कोई एक जिसकी आयु 60 से ज़्यादा है तो वो अपने साथ अपने जीवन साथी को भी ले जा सकता है। अब ये वो चीज़ है जो कल किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि इसमें कितने स्थान हैं। तो सारे स्थानों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, एक बार आप ध्यान से अच्छे से समझ लें। ये है रेल मार्ग द्वारा कौन कौन से स्थान हैं? रामेश्वरम, मदुरई, जगन्नाथपुरी। तो रामेश्वरम के लिए ही सबसे पहले ट्रेन रवाना हुई थी राजस्थान में, कहाँ से? दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन जयपुर से। कब रवाना हुई थी? तो वो हुई थी 30 सितंबर 2022। उसके बाद जो दूसरी ट्रेन रवाना हुई थी वो जगन्नाथपुरी के लिए कहाँ से रवाना हुई थी? जोधपुर। तो एक स्थान रामेश्वर, दूसरा जगन्नाथपुरी, तीसरा तिरुपति, चौथा द्वारकापुरी और सोमनाथ, पांचवा वैष्णो देवी और अमृतसर, छठा प्रयागराज और वाराणसी, सातवां मथुरा और वृंदावन, आठवां संवेद शिखर पावापुरी, नौवां उज्जैन और ओंकारेश्वर, 10वां गंगासागर कोलकाता। तो राजस्थान से एक ट्रेन यानी कि जो चौथी ट्रेन है जो जोधपुर से गई है वो यहाँ के लिए भी रवाना हुई है, चौथी ट्रेन, 4th। कामाख्या गुवाहाटी 11वां, हरिद्वार ऋषिकेश 12वां, बिहार शरीफ 13वां और वेलंकन्नी चर्च तमिलनाडु में 14वां। तो 14 स्थान तो हो गए रेल मार्ग द्वारा, और देश के अंदर भी यही 14 है, और देश के बाहर एकमात्र है जो वायुयान द्वारा है यानी हवाई जहाज द्वारा, वो कौन सा है? पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू। क्लियर हुई बात? कितने स्थान है कुल? तो कुल है 14 + 1
जिसमें जो 14 रेल द्वारा है और 14 की 14 देश के अंदर है, एक देश के बाहर है और वायुयान मार्ग द्वारा है, वो कौन सा है? नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर। और क्या खास चीज़ें इस योजना की? अभी तक इसमें 3 रेलगाड़ियों के माध्यम, अब ये चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं, यानी कि लगातार और भी नई रेलगाड़ियाँ हैं। तो ये मैंने पुरानी जो सुजस वाली क्लास है वहाँ से कॉपी की है। तो अब और भी रेलगाड़ियाँ रवाना हो चुकी हैं। इसमें शायद 4 तक, इसमें 3 तक की जानकारी है। इसके बाद चौथी ट्रेन भी रवाना हो चुकी है गंगा सागर के लिए, फिर शायद 5वीं भी रवाना हो चुकी है बीकानेर से। तो इस तरह से ये लगातार अपडेट होती रहेंगी। ये पुरानी जानकारी है, यानी कि कितनी ट्रेन रवाना हुई ये पुरानी जानकारी है। बाकी जो इसके सारे बेसिक्स पैरामीटर हैं ये वही रहेंगे। तो इनको आप एक बार ज़रूर यहाँ से पढ़ लें, स्क्रीनशॉट ले लें या याद कर लें, या फिर सुजस की क्लास की PDF डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहाँ हम इन्हीं योजनाओं को इसी तरह डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये समाप्त हुआ। इसके बाद जो पुरानी क्लास थी उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या था कि अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था देश के विभिन्न राज्यों में विद्यार्थियों का भ्रमण कराना। तो प्रतिवर्ष 2000 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, इनको 10 दिन के लिए निःशुल्क भ्रमण कराया जाएगा अन्य राज्यों में। 2000 में से 1330 लिए जाएंगे अकादमिक स्तर से और 670 लिए जाएंगे विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं द्वारा। अकादमिक स्तर से यानी कि 8th और 10th क्लास में अच्छे प्रदर्शन के आधार पर जो टॉपर्स होंगे कुछ स्टूडेंट्स, उनको लिया जाएगा। हाल ही में घोषित की गई, ये लॉन्च नहीं है, मैंने बताया था, घोषित की गई PM श्री योजना के तहत राजस्थान के कितने विद्यालयों का चयन किया जाएगा? तो ये योजना, श्री का मतलब है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये योजना भी हमने वहाँ पढ़ी है सुजस में। तो इसके तहत कुल कितने? तो 716 विद्यालयों का चयन किया गया। ये कैसी योजना है? केंद्र प्रायोजित योजना क्या होती है? जिसका कुछ हिस्सा केंद्र सरकार देती है और कुछ हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जिसका खर्चा उठाते हैं उसको कहा जाता है केंद्र प्रायोजित योजना। कब घोषित की गई है? तो 5 सितंबर 2022 यानी कि शिक्षक दिवस के अवसर पर। डॉटर ऑफ बीकानेर कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित है? तो पहली बात तो ये कार्यक्रम क्या है? ये विभिन्न क्षेत्र में बालिकाओं द्वारा उल्लेखनीय कार्य करने पर पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? बीकानेर पुलिस और मरुशक्ति संस्था द्वारा। हाल ही में राज्य सरकार के महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम बालिका फ्रेंडली पंचायत या गर्ल फ्रेंडली पंचायत में किस वैश्विक संस्था का सहयोग प्राप्त है? तो UNFPA यानी कि यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। तो बालिका जन्म को प्रोत्साहित करना, शैक्षिक और आर्थिक रूप से सशक्त करना, इसके तहत योजना शुरू की गई, जिसमें हर जिले में 2 ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सवाई माधोपुर से शुरू किया गया और 7 ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जा रहा है। इंदिरा रसोई योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली दी जाने वाली अनुदान राशि कितनी है? तो राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि है 17 रुपये, लेकिन लाभार्थी को देने होते हैं 8 रुपये। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस योजना के तहत खाना खाने जाता है तो उसको 8 रुपये में थाली मिलेगी, लेकिन थाली की कुल कीमत होती है 25 रुपये, क्योंकि 17 रुपये उसमें सरकार के लगे हुए होते हैं। योजना कब शुरू हुई? 20 अगस्त 2020 से। 20 अगस्त को होती है राजीव गांधी की जयंती। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा योजना का संचालन किया जाता है। शुरुआत में 358 रसोइयाँ खोली गई थी। बजट 2022-23 में घोषणा की गई कि 1000 रसोइयाँ खोल दी जाएंगी, तो अब तक वो खोली जा चुकी हैं 19 नवंबर तक। इसका ध्येय वाक्य है कोई भी भूखा नहीं सोए। स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2022 के हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर एडिशन का आयोजन हाल ही में जयपुर में संपन्न हुआ। यह आयोजन भारत सरकार के किस विभाग द्वारा किया गया? तो ये किया गया शिक्षा मंत्रालय। 25 से 29 अगस्त को जयपुर में आयोजित हुआ। स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2022 के हार्डवेयर एडिशन हेतु निम्नलिखित में से किसे नोडल सेंटर बनाया गया? तो हार्डवेयर एडिशन के लिए नोडल सेंटर बना आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर, और सॉफ्टवेयर के लिए बने ये दोनों JK लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी जयपुर और मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया गया है। राज्य स्तरीय वन महोत्सव का कौन सा संस्करण है? तो ये 73वां संस्करण है। जोधपुर में कैलाश सांखला स्मृति वन में वृक्षारोपण करके मुख्यमंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया है। कैलाश सांखला को पद्मश्री मिल चुका है, इनको टाइगर मैन भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना के तहत दिए जा रहे फ्लैट्स का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये जयपुर के प्रताप नगर में निर्माण किया गया, जिसमें शिक्षकों को और साथ ही जो पुलिस कार्मिक हैं उनको 2 BHK फ्लैट रियायती दरों पर दिया जाएगा। लोकार्पण किया गया योजना का 8 सितंबर 2022 को। और ऐसे 5 शिक्षक जिनको विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, उनको 10% अतिरिक्त छूट दी जाएगी। मिशन बुनियाद कार्यक्रम के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो मिशन बुनियाद मतलब, बुनियाद से मतलब है बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करना।
तो इसका असत्य कथन था फोर्थ वाला, यानी कि इसमें 8वीं से 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको टैबलेट वितरित किए जाएंगे, ना कि 9वीं से 12वीं के। पहली लाइन सही है, यानी 5 सितंबर 2022 से प्रदेश के सभी जिलों में लागू हो गई। शुरुआत में 6 जिलों में लागू थी। चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन यानी कि CIFF और कैवल्य एजुकेशन फाउंडेशन से इसको सहयोग प्राप्त है, यानी कि पीरामल फाउंडेशन की संस्था है कैवल्य। और दिसंबर 2020 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान के 6 जिलों में शुरू हुई, अब सभी जिलों में लागू कर दी गई है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 के तहत वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने हेतु पहली ट्रेन कहां से रवाना हुई, तो आज इसको डिटेल में पढ़ाई है। यहाँ भी मैंने 14+1 लिखा है। 14 मतलब रेल द्वारा और एक हो सकता है, एक है वायुयान द्वारा। हो सकता है पुरानी क्लास में मैंने किसी कन्फ्यूजन में या स्लिप ऑफ टंग में बोल दिया हो टोटल 14 है, लेकिन ये 14 रेल द्वारा और भारत के अंदर वाले 14 हैं, कुल हैं 14+1। आज सबके नाम भी मैंने आपको दिए हैं, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी जल संचय योजना का दूसरा चरण प्रारंभ किया गया। इस योजना हेतु किसे नोडल विभाग बनाया गया? जल संग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग नोडल विभाग है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण देखा जाएगा। यह प्रोग्राम, इसका हर चरण 2 वर्ष के लिए संचालित है। पहला चरण जब संचालित हुआ तो उसमें 1450 ग्राम पंचायतों को चुना गया। दूसरे चरण में 4500 गाँवों को चुना गया। 20 अगस्त 2019 से यह योजना शुरू हुई। और 20 अगस्त 2020 से कौन सी? इंदिरा रसोई योजना। दोनों 20 अगस्त से हैं, केवल सन का अंतर है। और 20 अगस्त इंपॉर्टेंट डेट है, राजीव गांधी का जन्मदिन होता है। वर्षा जल का संग्रहण और भूमि संरक्षण इसका उद्देश्य है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी के पंजीयन शुल्क एक बार कर व सरचार्ज व ग्रीन टैक्स में छूट प्रदान की गई है। तो यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, यही मैंने कल समझाया था, केवल जानकारी दी गई है। इस योजना के तहत वितरित कुल स्कूटियों में से राजस्थान बोर्ड के राजकीय विद्यालयों की छात्राओं को दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या का प्रतिशत कितना होगा? तो राजस्थान बोर्ड की जो छात्रा है उनको दी जाने वाली स्कूटी 2 भागों में बांटी गई। एक गवर्नमेंट स्कूल की छात्राएं, एक प्राइवेट स्कूल की छात्राएं। गवर्नमेंट स्कूल की छात्राओं को दी जाएंगी 50% स्कूटी। राजस्थान बोर्ड के प्राइवेट स्कूल की छात्राओं को दी जाएगी 25% स्कूटी। और CBSE बोर्ड के गवर्नमेंट व प्राइवेट दोनों को मिलाकर दी जाएंगी 25% स्कूटी। साथ ही जो कला वर्ग की छात्र हैं उनको मिलेंगी 55%, विज्ञान वर्ग की छात्राओं को 40% और वाणिज्य वर्ग को 5% स्कूटी कुल में से दी जाएंगी। और नोडल विभाग है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग। साथ ही 1 अप्रैल 2020 से योजना लागू की गई। पहले जो योजना लागू थी उसमें कालीबाई भील नाम नहीं जुड़ा हुआ था। वो योजना 2015 से चल रही है जिसका नाम था मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। 2019 के बजट में उसको चेंज करके नाम कर दिया गया कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना, जो 1 अप्रैल 2020 से लागू हो गई। एक और चीज़ लिखी हुई है यहाँ, राजस्थान बोर्ड में 65% मार्क्स लाने जरूरी है और CBSE बोर्ड में 75%। सत्र 2020-21 हेतु सर्वश्रेष्ठ माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरस्कार योजना के तहत राज्य स्तर पर चुने गए कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कुल राज्य विद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 6। राज्य स्तर पर 6, जिला स्तर पर 68 और ब्लॉक स्तर पर 253। और लास्ट क्वेश्चन था, डॉक्टर अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा। ये स्वरोजगार देना है किनको? दलित एवं आदिवासी वर्ग को, और उनको उद्यम स्थापना में मदद करना है। तो यहाँ समाप्त हुई 2 क्लास हमारी, पुरानी हमने रिवाइज भी की और एक आज की जो क्लास थी वो भी पढ़ी। साथ ही एक योजना को मैंने आपको डिटेल में समझाया। इसी तरह की मैं बार बार कहता हूँ, अगर योजना आपको डिटेल में देखनी है तो अगर आप क्लास भी ना भी देखें सुजस वाली, तो उसका PDF जरूर देख लें, ताकि आपके जो सारे पॉइंट्स हैं उनमें कोई डाउट ना रहे। वहाँ रिटर्न में उसका PDF अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारी फाइल्स आपकी डाउनलोड हो जाएंगी। 3-4 पेज की स्लाइड होती है, तो आपको कन्फ्यूजन वहाँ से नहीं रहेगा। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। आप मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।